नमस्कार फ्रेंड, केम छो? हूँ छू तुम्हारा मित्र कांतिलाल हेमाणी। ऐसे तो बार बार मिलने तो होता है, लेकिन सोचा कि आज थोड़ा घर पे ही हैं तो ऐसे मिलते हैं कि आपको भी कुछ उपयोगी बात हैं और बच्चों को भी कुछ उनसे यूज़ हो सके, ऐसी बातें करने का आज मेरा मूड है। पहली बात तो ये है कि जब हमारी आज़ादी के तकरीबन 25 साल बाद की एक मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। उसी बात से कई लोगों से जुड़ी हुई है। जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में जो स्त्रियों की उन्नति के लिए प्रयास किए गए हैं, वो तकरीबन यूरोप से भी आगे है। हम स्त्रियों की उन्नति के बारे में यूरोप में कई दिनों के बाद मताधिकार मिला था, लेकिन हिंदुस्तान में हम जैसे भी फ्रीडम हो गए, उनसे तुरंत ही हमारा संविधान लागू होने के तुरंत ही हमने स्त्रियों को मताधिकार दे दिया। तो आज जो मैं एक बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंस्पायर करने वाली है और आपको भी इनसे कई बातें सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानने का है। और हिंदुस्तान का एक बढ़िया और अच्छा सा शहर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में 1974 के समय की एक बात है। एक लेडीज़ कॉलेज के बाहर एक लेडीज़ बाहर निकलती है, चुस्त पहने हुए कपड़े, और दोपहर के बाहर निकलते ही वो अपने नोटिस बोर्ड पे देखती है। उन्हें नोटिस बोर्ड पे दिखा कि ऐसी एक किसी कंपनी है, और जो कंपनी ने ऐसा लिखा है कि मेरे को एक ज़रूरत है इंजीनियर की। तो बेंगलुरु शहर की वो कॉलेज के बाहर एक लेडीज़ निकली, तो उसने अपने नोटिस बोर्ड पे देखा कि एक टाटा की टेलीकॉम की कंपनी है। उसने रिक्वायरमेंट थी उनकी कि एक हमें कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट इंजीनियर, ऐसा अच्छा इंजीनियर चाहिए। और सबकी सब बातें लिखी थी, और बाद में सबसे नीचे लिखा हुआ था कि इसके लिए आवेदन सिर्फ और सिर्फ पुरुष उम्मीदवार कीजिए, किसी लेडीज़ को इसके लिए आवेदन करना नहीं है। तो उसने देखा कि ये तो बहुत जेंडर बायस हो गया, इतना तो बायस अच्छा नहीं होता है। क्या एक कंप्यूटर के बारे में एक पुरुष काम करता है, क्या उसके बारे में इतनी अच्छी बात स्त्री नहीं कर सकती है, इतना अच्छा काम स्त्री नहीं कर सकती है। तो उसने सोचा कि मेरा तो अमेरिका जाने का है, और उनका शिष्यवृत्ति भी तब उन दिनों में हो गया था। फिर भी उस जो नोटिस थी वो उन्होंने देखा तो बहुत उसके दिल में कई बारें हो गई कि ऐसा स्त्री और पुरुष, ये दो मायने, दो भेदभाव क्यों? भेदभाव बहुत बड़ा शब्द है, जिनको वो लगता है उनको तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो लेडीज़ को लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने अपनी एक नोट निकाली और कुछ बातें उसमें नोट कर दी। बाद में वो चली गई अपने घर पे जाने के बाद उन्होंने टाटा कंपनी को, जिनका मालिक थे JRD टाटा, और टाटा कंपनी को एक पोस्ट कार्ड लिख दिया। उन्होंने कहा कि ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि आप पुरुषों और स्त्रियों के बारे में भेदभाव कर रहे हैं। तो वो 1974 में जब पढ़ती थी, इन दिनों में पढ़ने में सारे के सारे क्लास में एक ही लेडीज़ थी, बाकी के सब पुरुष थे। उनको जवाब भी आया, और ऐसा जवाब आया जो उन्हें सोचा भी नहीं था। जवाब ऐसा आया कि आप रूबरू पुणे आइए। पुणे महाराष्ट्र का एक बढ़िया शहर है, मैंने भी देखा है, बेंगलुरु भी देखा है। बेंगलुरु भी आप जाएँ तो लाल बाग ज़रूर देखने जाए। और जो महान लेडीज़ थी उनका मैं नाम अभी अपने बताया नहीं है, मुझे पता है, मैं उसको बताने वाला हूँ। तो जो वो 74 में वहाँ गई, और उनका बढ़िया इंटरव्यू हुआ, और टेल्को कंपनी में जॉइंट होने वाली वो पहली लेडीज स्त्री थी, और उसका नाम था सुधा मूर्ति। बाद में जाके सुधा मूर्ति के साथ इन्हीं कंपनी टेल्को में से 8 साल के बाद एक नए पुरुष का नाम जॉइंट हुआ, वो थे नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति की पत्नी बनी सुधा मूर्ति। 8 साल उन्होंने टेल्को में काम किया। बाद में सोचा कि हम दूसरों की कंपनी में काम करते कि चलो अपनी एक कंपनी हो जाए। तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति और उनके नंदन नीलकेनी, इन सब को फाउंडर बने इन्फोसिस कंपनी के, और इन्फोसिस कंपनी बेंगलुरु में स्थापित की गई। आज इन्फोसिस कंपनी 2020 में जो उनका ऑल नेटवर्थ है
वो तकरीबन 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप ज़रा अपने मगज लगाइएगा कि बिलियन कैसे होता है और डॉलर और रुपये का जो रूप उसका जो होता है तो कितने पैसे होते हैं। ये बड़ी बड़ी बड़ी, और आप नहीं सोचे नहीं देखिए इतनी बड़ी बात है ये पैसे के बात में। तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने वो बड़ा काम कर दिखाया। फिर सुधा मूर्ति कंप्यूटर में के बारे में रहकर उन्होंने सोचा कि मैं सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ, समाज को उपयोगी होने की बात चाहता हूँ। तो उन्होंने इन्फोसिस की एक समाज को उपयोगी हो ऐसी एक एनजीओ बनाई और इस एनजीओ में 2016 में तकरीबन 44 मिलियन रुपीस लेकर उन्होंने समाज सेवा करने का शुरू किया। वो कन्नड़ और इंग्लिश भाषा की बहुत बढ़िया राइटर भी है, सुधा मूर्ति है, और उन्होंने बहुत इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि समाज को उपयोगी हो सके ऐसी। और जो कर्नाटका है उनकी स्कूलों में भी सुधार लाए हैं, उनकी स्कूलों में भी उन्होंने कंप्यूटर लाइब्रेरी भी बनवाई है और उनको सुधा मूर्ति जी को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। उन्होंने गुजराती की कई जो वर्तमान पत्र है उनमें भी उन्हें कटार लेखक के रूप में बहुत सारा लिखा भी हुआ है। तो सुधा मूर्ति जी हमें इंस्पायर करती है कि हम कैसे एक स्त्री होकर भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती है। तो आने वाली ये नई पीढ़ी है, वो बच्चे हैं, लेडीज़ है, जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी कभी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थिति से लड़ना चाहिए और हम लड़के ऐसी परिस्थिति का आयोजन करना चाहिए कि हम समाज को उपयोगी हो सके। और ऐसी सुधा मूर्ति जी को हम आज याद कर रहे हैं। उनके पति जी जो है नारायण मूर्ति जी, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। नारायण मूर्ति जी के जो मित्र थे नंदन नीलकर्णी जी, और नंदन नीलकर्णी जी मनमोहन सिंह जी सरकार जो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर जी थे, उनकी सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा के रूप में रहे और उन्होंने हमारे जो आधार कार्ड है वो इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर नंदन नीलकर्णी जी ने उनके बारे में डिज़ाइन किया। उनके वो मिनिस्टर रहे और लोगों के सारे इंडियनों को आधार कार्ड उन्होंने दिलवाए। ऐसे महान हस्ती को याद कर रहे हैं। आप भी ये STD-10 में स्टैंडर्ड 10 है, उसमें एक लेसन आता है सुधा मूर्ति जी, उसको पढ़कर मैंने आपके सामने ये बातें रखी है। आप ये वीडियो आप भी ज़रूर देखेंगे और अगर ऐसा आपके परिवार में है, आपके आड़ोस पड़ोस में है या आपके कई परिचित लोगों को है जो स्टैंडर्ड 10th में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को आप वीडियो भेजेंगे तो उनको सुधा मूर्ति का जो पाठ पढ़ने के बाद ये मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको एक संदर्भ साहित्य के दर में एक बहुत बढ़िया काम आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, परमपिता परमात्मा की आप सब पर कृपा बनी रहे और मेरे वीडियो देखते रहें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।